जय गुरु जी, संगत जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं तो कमेंट्स करके बताएं मेरे को। जय गुरु जी, तनु आंटी, जय गुरु जी। अ, संगत जी में थोड़ा सा वेट करते हैं और संगत का जुड़ने को, फिर हम सत्संग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद तनु आंटी, बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। सिर्फ 2 मिनट को और वेट करके सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, संगत जी जो इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। 2 मिनट को और वेट करेंगे संगत का जुड़ने का, फिर सत्संग स्टार्ट करते हैं गुरु जी की आज्ञा लेके। जय गुरु जी, संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, जिन्होंने आज ये दिन दिया मुझे अपनी वडियाई करने के लिए। मेरा नाम रवि है। सबसे पहले गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, संगत का शुक्राना जो इस वक्त लाइव आई है सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग सुनने वाले का कल्याण, सुनाने वाले का कल्याण। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, जिन्होंने आज ये दिन दिया। सत्संग सुनाने से पहले थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम रवि है। बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ, और जो मेरा बैकग्राउंड रहा है शुरू से, आई एम अ नॉन पंजाबी गाय, आई एम अ मोना पंजाबी। तो शुरू से जो रहा, गुरु जी से जुड़ने से पहले गुरुद्वारे को मानना और माता रानी को मानना। सो बचपन से यही रहा कि माता रानी को मानना, गुरुद्वारे जाना, बीड़ साहब घर में आना। तो ये शुरू से बचपन से यही देखते आए कि अगर रब है तो वो गुरु नानक देव जी हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारे में हैं, या माता रानी हैं, या और जो हमारे देवी देवताएं हैं, जैसे शंकर जी, विष्णु जी, हनुमान जी। तो कभी एक इंसानी रूप में आए किसी रब को मानना बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए, स्पेशली मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि हम शुरू से ही गुरु महाराज से जुड़े रहे, गुरुद्वारे से जुड़े रहे और गुरु नानक देव से जुड़े रहे। जन बचपन से यही बीता। बेसिकली मैं लखनऊ से, तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो वहाँ मेरे घर के पीछे एक मंदिर हुआ करता था, और बचपन से मुझे माता रानी के ऊपर बहुत एक विश्वास था। तो बचपन से उस मंदिर की सेवा मुझे मिलती थी, चाहे वो माता रानी के वस्त्र धोने की हो, चाहे मंदिर सजाने की हो, या चाहे कुछ भी करने के लिए। तो एक शुरू से ही माता रानी का रहा। बड़ा हुआ, दिल्ली आया अपने करियर को लेके। तो जब दिल्ली आया तो जॉब करने लग गया। जब जॉब करा तो कंपनी से ट्रांसफ़र हुआ चेन्नई का। तो जब मैं चेन्नई पहुंचा, 2008-9 की बात बता रहा हूँ, तब फेसबुक बहुत उसमें था, क्या कहते हैं, एक अपना परम सीमा पे था। हर कोई अपना फेसबुक अकाउंट बना रहा था। तो हमारे कुछ रिलेटिव्स ने भी फेसबुक अकाउंट बनाया था, जहाँ गुरुजी ने मुझे अपना पहला दर्शन दिए, रूबरू कराया। सो जब मैंने उनको देखा तो वो पीले चोले में थे, और फेसबुक पे देखा तो मैंने अपनी मॉम को तुरंत कॉल करके बताया कि मम्मी देखिए, जो हमारी जो रिलेटिव थे वो मेरी मासी थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए कैसे, किन चक्रों में फंस रहे हैं, कैसे गुरुओं को मान रहे हैं, क्योंकि शुरू से हमारे घर में चाहे ननिहाल हो चाहे ददिहाल हो, तो वहाँ कोई नहीं था गुरु को मानने वाला। हर कोई गुरु ग्रंथ साहिब थे या माता रानी थे। तो मम्मी कहती हैं हर किसी का बिलीव अलग होता है, आप कौन होते हो किसी को रोकने वाले? तो जिसको जो मानना है माने। तो गुरु जी ने मुझे पहले दर्शन फेसबुक पे वहाँ दिए, पर मेरा सारा डिवोशन तो माता रानी की तरफ था। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉलो any guru at that time, and even for that matter I was not
बिलीविंग इन साईं बाबा या किसी की पीर की दरगाह पे जाना होता था तो मैं सबसे पहला बंदा होता था जो बैकआउट करता था, स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम में भी। पर 2008 से मेरे को एक प्रॉब्लम और चल रही थी मेरे साथ, जो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। तो मेरी एक बीपी हुआ करती थी ऑफिस में। उस वो मेरी फ्रेंड अच्छी बन गई थी, तो उसने कहा कि रवि, मेरे एक पंडित जी हैं मुंबई में, और अगर तुम कहो तुम्हारे को इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो उनसे बात कर लेते हैं। तो हाँ, मैं उस वक्त पंडितों को बहुत बिलीव करता, तो मैंने कहा हाँ, बात कर लें। तो उन्होंने 2008 में मुझे ये बताया था कि रवि, आपको पन्ना, डायमंड और पोखराज पहन के रखना है, अदरवाइज आपकी डेथ बहुत अर्ली एज में हो जाएगी और उसका कारण रहेगा एसिडिटी, जो मेरी एक ऑन गोइंग थी। तो मेरी एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे इंजेक्शंस लगते थे हर ऑल्टरनेट डे, समझ लीजिए कई बार हफ्ते में तो 5-6 बार भी लग जाते थे, और मेरे दोनों हाथों पे नील पड़े रहते थे। सो एक ऑन गोइंग था। तो मुझे लगता था शायद मैं चेन्नई में रहता हूँ, इसलिए बीइंग अ पंजाबी गाय, तो मुझे तो सुबह सुबह उठ के पराठे चाहिए, और वहाँ डोसा इडली मिलता था। तो मुझे लगता था कहीं ये फूड मुझे वहाँ का सूट नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, किसी तरह ट्रांसफ़र करके 2012 में मैं दिल्ली वापस आ जाता हूँ। मेरी शादी तय हो जाती है, मेरी शादी हो जाती है। संगत जी, बिलीव कीजिएगा, जिस दिन मेरी मेहंदी की रात होती है 23 नवंबर 2012 को, मुझे एसिडिटी का अटैक पड़ता है, और सब चिकन और नॉनवेज और ड्रिंक्स इंजॉय कर रहे होते हैं मेरी मेहंदी की रात में, और मैं इंजेक्शन एसिडिटी का लगा के सो रहा होता हूँ। तो मेरे वो हाल थे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऑन एंड ऑफ गुरुजी के दर्शन होते हैं। जो एक्चुअल जर्नी मेरी गुरुजी के साथ शुरू हुई वो 2016 में शुरू हुई। फरवरी का महीना था, मेरा बर्थ का महीना था। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, क्या हम माता रानी का कीर्तन करा सकते हैं? तो मेरी वाइफ ने बोला कि ये दिन आपका है, आप जैसे चाहोगे वैसे होगा। तो हम माता रानी का चौकी ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉलोड बाय डिवाइन लंगर प्रसाद। तो इसलिए मैं अपने सारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को बुलाने जाता हूँ। तो उसमें से मेरी आंटी की एक बुटीक वाली होती हैं जो कि एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो मैं उनको जब बुलाने जाता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मेरे घर में इस दिन चौकी है, आप आइएगा, इनविटेशन। तो मैं देखता हूँ वो कहीं तैयार होके जा रही होती हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? तो कहती हैं, हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, जहाँ गुरु नानक देव जी और भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। बहुत अच्छा सत्संग होता है, कुछ मांगा नहीं जाता, सिर्फ शब्द गुरबाणी चलती है। तो मैं एक मन में हंसी करता हूँ और उनसे मजाक में कहता हूँ कि आप तो सिख फैमिली को बिलोंग करते हो, बीर साहब को मानते हो, आप इन गुरुओं के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? बहरहाल हर एक किसी की जर्नी अलग है। तो कहती, नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे अच्छा लगता है। और वो चली जाती हैं और कहते हुए, तुम भी आना, तुम भी चलो मेरे साथ। तो मैं कहता हूँ, नो नो थैंक यू, नहीं ज़रूरत है, आप जाइए, थैंक यू। तो गुरुजी ने दूसरा बुलावा मुझे वहाँ भेजा। तो जैसे ही गुरुजी कहते थे, मैं किसी को जब अपने पास बुलाना होता है तो टाइमिंग मेरी होती है, डेट मेरा होता है, सब कुछ मेरा होता है, पर मैं 3 बार बुलाता हूँ। अगर वो बंदा 3 बार नहीं आता तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। तो ये मेरा दूसरा बुलावा, मैंने समझा कि शायद गुरुजी मुझे बुलाना चाह रहे हैं और मैं नहीं जा रहा हूँ। तीसरा बुलावा गुरुजी मुझे कब कनेक्ट करते हैं, अपने मैं दिल्ली ऑफिस में होता हूँ, प्रिंटर मेरे डेस्क पे लगा होता है, मैं पर्सनल प्रिंटर से न देख के एक फ्लोर पे जो कॉमन प्रिंटर होता है तो वहाँ प्रिंट देता हूँ। तो बहुत, तो क्योंकि कॉमन प्रिंटर है, हर किसी के प्रिंट आउट आ रहे होते हैं। तो वहाँ एक आंटी आती हैं अपना प्रिंट आउट लेने, वो प्रिंट आउट लेती हैं, जाहिर सी बात है हमारा हाई हेलो होता है। तो जब मैं उन्हें उनका प्रिंट उठा के देता हूँ उन्हें, तो देखता हूँ कि उनके गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है। तो थोड़ा सा मुझे इरिटेशन होती है कि क्या बात है, जहाँ जाऊँ वहीं नज़र आ रहे हैं। तो मैं उनसे बिल्कुल इरिटेट होकर पूछता हूँ, आंटी कौन है? जहाँ देखो इन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। और आजकल दुनिया कैसी हो गई है कि एक इंसानी रूप में बाबाओं को मानने लग गई है। तो कहती है, रवि आपके पास टाइम है? मैंने कहा हाँ। तो कहती है, मेरे गुरु जी हैं, अगर आप चाहो टाइम है तो मैं आपको इनके बारे में बता सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। इतनी देर में मैंने अपनी आंटी जो कि मेरे ही ऑफिस में काम करती हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप आ जाइए, बैठते हैं, और गुरुजी के ऐसे ऐसे बारे में पता लगता है, क्योंकि हम भी अपनी कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। तो एक होप होता है कि शायद कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, हो सकता है कुछ बहुत अच्छा निकल आए, यू नेवर नो। तो हम बैठते हैं, तो वो हमें गुरुजी के बारे में बताते हैं। जब वो हमें गुरुजी के बारे में बता रही होती हैं तो बताती हैं, गुरुजी का बड़ा मंदिर ऐसे हैं, वो ऐसे ब्लेसिंग्स करते हैं, वो ऐसे हैं, मतलब जो भी चीज़ वो गुरु की वडियाई करती हैं मैं सुनता हूँ। जब सुन के वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अपने अपने डेस्क पे आ जाते हैं इकट्ठे का, ऐसे सत्संग करके। नहीं पता होता तब गुरुजी उनका भी कल्याण कर रहे होते हैं और मेरा भी कर रहे होते हैं।
वो एक एक्चुअल जर्नी गुरुजी के साथ शुरू होती है मेरी, कि कहते हैं कि हमने टिकट बुक करा लिया, स्टेशन पे पहुंच गया, ट्रेन को बोर्ड करना है, वो जर्नी गुरुजी की। सो दूसरे दिन वो आती हैं मेरे पास, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप देती हैं। जब वो पॉकेट स्वरूप देती हैं तो मुझसे कहती हैं, रवि आपको पता है कल जब मैं आपको सत्संग सुना रही थी तो मेरी मम्मा कहीं गई हुई थी और वो सड़क पे चल रही थी, सड़क सुनसान थी, कोई नहीं था, पर उन्हें रोजेस की बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। तब मैं ये मतलब समझता नहीं हूँ, मैं शायद कहता हूँ किसी इल्यूजन में कह रही होंगी, पर एक्चुअली अब पता लगता है कि ये तो गुरुजी होते हैं जो आपके साथ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले दिन वो गुरुजी का मुझे पॉकेट स्वरूप देती हैं, दूसरे दिन गुरुजी के चरण स्वरूप देती हैं, तीसरे दिन गुरुजी का पेन देती हैं, चौथे दिन मुझे गुरुजी की बुक देती हैं पढ़ने को। तो एक्चुअली मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो मैं बुक एक्सेप्ट कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें, कि एक तो गुरुजी की हैं, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए आपको जानबूझ के। और जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो एक कहती है आपको एक इंसाइट देगा गुरुजी के बारे में कि गुरुजी एक्चुअली है क्या। तो बुक पढ़ता हूँ, एक दो दिन तो मुझे बहुत बोरिंग लगती है, पर क्या होता है अंदर से आपको एक इंटरेस्ट जाग उठता है, और जैसे जैसे गुरुजी की बुक वो चैप्टर्स बढ़ते हैं आगे तो वो अच्छे लगने लग जाते हैं। तो जब मैं वो चैप्टर पढ़ रहा होता हूँ तो एक अंदर ही अंदर मन में बात कर रहा होता हूँ अपने आप से कि गुरुजी को क्यों मानूं, क्या है उनके अंदर ऐसा। वो तो उन्होंने एक ब्लेसिंग्स में बुक लिखी हुई है, तो ब्लेसिंग्स उनकी हैं। तो अंदर ही अंदर एक अंतरात्मा से आवाज आती है, इंस्टेंट आता है कि आपने भगवान को देखा है। मैंने कहा नहीं। भगवान दिखते कैसे हैं? जो हम बचपन से देखते आए हैं अपने घरों में, दो आंख, एक कान, मुंह, जो एक ह्यूमन का चेहरा होता है, सिवाय गणपति को छोड़ के, क्योंकि उनके ऊपर सूंड, और हनुमान जी को छोड़ के क्योंकि उनका एक मंकी से रिजेम्बलेंस है। तो मैं कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ, जब भगवान और इनमें कोई फर्क नहीं है तो इनको मानने में क्या क्या जाता है, कुछ नहीं। तो एक अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ ये कोई दिव्य आत्मा है। आगे बढ़ते हैं हम। तो वो कहती है मेरे घर 26 अप्रैल से पहले, शायद 22-23 अप्रैल 2016 में मुझे कहती हैं कि 26 अप्रैल को मेरी बेटी का बर्थडे है, आप लोग को आना है, हमने गुरु जी का सत्संग रखा हुआ है और अच्छा लगेगा अगर आप लोग आएंगे, तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो द गुरु जी एक्चुअली। सो अग्री कर जाते हैं। तो जब हम आगे जाते हैं तो ये था, एक चीज़ हम मन में इस बुक को पढ़ने से रजिस्टर हो गई थी कि जब आप गुरुजी के पास जाते हो तो थोड़ा बंधन के जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं कोई सड़क पे बैठा बाबा नहीं हैगा जे तुसी मेरे नाल मेरे कोल जिदा भी आ जाओ, थोड़ा बंधन के आओ, क्योंकि एक लाइफ दी। और वाकई अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो एक ही लाइफ मिली है, हमें पता नहीं नेक्स्ट जन्म हमारा कैसा होगा। सो इट्स जो भी है, आपको लाइफ को फुलेस्ट, एवरी मोमेंट आपको फुलेस्ट इंजॉय करना चाहिए, जो कि हम जनरली नहीं करते हैं। अपनी टेंशन्स, अपनी डिफिकल्टीज, अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ तो है, टेंशन्स और प्रॉब्लम्स तो खड़ी रहेंगी। अगर आप संगत जी अपनी लाइफ में अगर आप ये गौर करेंगे, आपकी एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी दरवाजे पे खड़ी होती है, नॉक करी होती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो गुरु जी के साथ जुड़ने से एक चीज़ तो बहुत आसान हो गई कि प्रॉब्लम्स होंगी, वो आएंगी आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म है वो तो निपटाने हमें ही है। पर गुरु जी के साथ वो कर्म आपके हंसते हुए कटते हैं, आपको रोना नहीं पड़ता उन कर्मों के लिए साथ। कोई भी प्रॉब्लम आप अजमा के देख लीजिएगा गुरु जी के साथ, कि जो भी प्रॉब्लम आई है, अगर आप गुरु जी को सच्चे दिल से प्यार करते हो, उनको आप सरेंडर कर चुके हो, तो वो प्रॉब्लम आपको महसूस भी नहीं होने देते। वो प्रॉब्लम कब आती है, कब खत्म हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। और इस चीज़ की तो मैं भी गारंटी दे सकता हूँ, एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। चलिए हम पहुँचते हैं सत्संग वाली जगह। मैंने और मेरी वाइफ ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तो 26 अप्रैल आप जानते हैं कि कोई बरसात का महीना नहीं होता, इट्स नॉट अ रेनी सीजन, इट्स अ ड्राई समर। बहुत हीट हो रही होती है क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स मई एंड जून विद आर द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर इन नॉर्थ इंडिया, और लू बहुत चल रही होती है। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, गाड़ी से बाहर निकलते हैं, हमें रोजेस की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है। सो वी लुक हियर एंड देयर, हम इधर उधर देखते हैं ये सोचते हुए कि शायद कहीं ये गुरुजी, मतलब कहीं ये रोजेस की फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है, हो सकता है कोई फूलों की दुकान हो आसपास। नहीं, हम समझते हैं, इग्नोर करके हम उनके सत्संग पे जाते हैं जो कि 4th फ्लोर पे होता है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, जो रोजेस की फ्रेग्रेंस हमें नीचे आ रही होती है वो तेज बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब हम आगे जाके देखते हैं, गुरुजी का दरबार ब्यूटीफुल 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 सजा होता है फूलों से,
मोगरों की फ्रेग्रेंस, रोजेस की फ्रेग्रेंस से कमरा भरा होता है और गुरुजी विराजमान होते हैं अपनी गद्दी पे। तो हमें तो नहीं पता था तब क्या कहते थे, हमें तो लगा था एक सिर्फ चेयर पड़ी है जिस पे कपड़ा डाल दिया गया और शायद आके शायद गुरुजी का सत्संग ऐसे ही होता हो। पर वो सत्संग मेरा बहुत डिवाइन सत्संग था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे क्लीन करना शुरू कर दिया था। तो जब वो हम सत्संग शुरू होता है तो हमें बताया जाता है जल प्रसाद पीना है, चाय प्रसाद पूरा लेना है, जो आपकी प्लेट में है उसे खत्म करना है। तो जब लंगर प्रसाद मिलता है तो मैं लंगर ग्रहण करता हूँ और हमें इतना बोला जाता है कि आप यहाँ सत्संग से सीधे घर जाइएगा। सीधे घर पहुँचते हैं, थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ अपने आप को और मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। वॉमिटिंग एक ही होती है, पर संगत जी जब हमें वॉमिटिंग होती है तो किस कलर की होती होगी? येलो, वाइट, जो हमने खाया होता है हम वो वॉमिट करते हैं। पर मेरी वॉमिटिंग वो ब्लैक कलर की होती है, सैंड के ग्रैन्यूल्स की तरह होती है, जो मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। और मेरी वाइफ को डर लग जाता है कि इसको बदहजमी, फिर से इंडाइजेशन शुरू हो गया है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सुबह से थके हुए आए हैं, फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटो, इमरजेंसी वार्ड में जो इंजेक्शन लगवाओ। पर विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी मुझे उस दिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरी एसिडिटी इतनी, मतलब जो मेरे को वॉमिट हुई हो तो उसके बाद मैं अपने आप को बहुत लाइट फील करता हूँ और मैं सो जाता हूँ। तो मेरी वाइफ कहती है अगर दिक्कत हुई तो रात में जगा देना मुझे। तो मैं उस रात बहुत पीसफुल सोता हूँ, बिकॉज जनरली मुझे क्या होता था, एसिडिटी इंजेक्शन लगाने के बाद आप जब आपको एसिडिटी चढ़ती है तो मुझे सिर में चढ़ती थी सीधे, और मेरा सिर इस तरह फटता था कि मैं कहीं दीवार पे अपना सिर दे मारूं। पर उस रात को मैं बहुत पीसफुली सोता हूँ, दूसरे दिन बहुत फ्रेश उठता हूँ। तो मेरी वाइफ कहती है रात भर तुम्हें अच्छा सा रहा? मैंने कहा हाँ। तो पर हमें यह एहसास नहीं हुआ था तब तक, क्योंकि गुरुजी ने क्लीन किया है, सरेंडर तो था नहीं, तो एहसास कैसे होता? जो हमें ग्रेजुअली गुरुजी ने एहसास कराया कि तेरे को तो मैंने दूसरी लाइफ बख्शी है। जो मेरी एसिडिटी प्रॉब्लम से जो पंडित कहते थे कि तुम्हें तो एसिडिटी से तुम्हारी बहुत अर्ली एज पे डेथ होगी, अब एसिडिटी तो है नहीं। सो जैसे गुरुजी कहते थे, मैं जो मेरे को लांदा है उसकी किस्मत पे मैं रीराइट कर देगा। और आज की डेट में मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हाँ, गुरुजी ने मेरी लाइफ को बख्शा, उन्होंने रीराइट किया मेरी लाइफ को। हम आगे बढ़ते हैं तो मई का महीना, जो अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, मई का महीना चल रहा होता है। तो ऐसे ही मैं और मेरी आंटी बैठे होते हैं तो कहते हैं क्यों ना अमृतसर चले। सो संगत जी यहाँ नोट कीजिएगा, गुरुजी हमें अमृतसर क्यों भेजते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी क्लीनिंग तो करानी ही होती है। अपने पास तो उन्होंने हमें सत्संग में बुला के ब्लेस किया था, पर बड़े मंदिर बुलाने के लिए भी उन्हें हमें क्लीन करना था। हम अमृतसर जाते हैं, कोई प्रोग्राम नहीं होता अमृतसर, ऑल ऑफ अ सडन हमारा प्रोग्राम बच जाता है। हम जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, और बाई चांस उस दौरान अमृतसर में पहले भी गया हूँ तो मेरे को पानी इतना ठंडा लगता था कि मैं स्नान नहीं कर पाता था उस पानी में। उस सरोवर में मैंने 2016 से पहले कभी स्नान नहीं किया था, क्योंकि पानी मुझे बहुत ठंडा लगता था। वहाँ ओपन वॉशरूम्स बने, शावर के नीचे मैं अपना शावर ले लेता था और छींटे ऐसे मार लेता था सरोवर से। जब मैं उस अमृतसर गया हूँ, मैंने पूरी जो डुबकी लेनी की जिसको कहते हैं, वो मैंने पूरी सरोवर में ली। लेके मुझे बहुत तरोताज़ा महसूस हुआ। तो मेरी आंटी भी हैरान थी कि तुम तो इतना ठंडा पानी कहते हो, इतना ठंडा तो है नहीं, और तुमने ले भी ली। मैंने कहा हाँ। तब नहीं पता थी गुरुजी ने एक्चुअली क्लीन कर रहे थे वो हमें। हम मत्था टेकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ट्रिप होता है। मंडे को वापस आते हैं। जब हम घर वापस आते हैं, उस दिन छुट्टी होती है, तो मेरी वाइफ कहती है क्या करना है? हमने कहा बताओ क्या करना है, छुट्टी है क्या करेंगे? तो कहती है बड़े मंदिर चलें। तो वो एक पहला ट्रिप था हमारे बड़े मंदिर का। तो जब वो पहला ट्रिप था हमारा बड़े मंदिर का, तो मुझे कार चलानी नहीं आती थी तब तक। तो मैं आंटी से अपनी कहता हूँ कि कार तो चलानी मुझे आती नहीं है, क्या हम एक ओला कर लें? तो मेरी आंटी कहती है हाँ कर लेते हैं। तो हम ओला बुलाते हैं, ओला ड्राइवर आता है, हमें लेके जाता है। इस बीच वो पूछना शुरू करता है ऐसी बातों बातों में, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो हम उससे बताते हैं कि हमारे गुरुजी के जा रहे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जो हमने सुना होता है हम उसे नरेट करते हैं। सरेंडर अभी भी फुली सरेंडर नहीं हुआ होता है गुरुजी के पास, मतलब आप समझ लीजिए 60% मैंने सरेंडर किया होता है, अभी भी 40% गुरुजी को सरेंडर करना होता है। जब हम पहुंचते हैं वहाँ, तो मैं उससे इतना कह देता हूँ दर्शन करने में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्या तुम रुकोगे और हमारे साथ वापस चलोगे? वो रेडी हो जाता है। पर वो इतना ज़रूर कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे सर, मैं आपके साथ दर्शन करने चल सकता हूँ। तो हम कहते हैं हमें क्या आपत्ति है, आप चलिए।
तो देखिए गुरुजी ने तो हमें बुलाया बुलाया, साथ में उस ड्राइवर को भी वहां ब्लेस किया। तो हम पहुंचते हैं आगे, दर्शन करते हैं, मंडे का दिन होता है, समोसा प्रसाद लेके बाहर आते हैं, कोई अंकल हमें 2 लॉकेट देते हैं, खुश हो जाते हैं। फोन करके उसी आंटी को बताता हूँ कि आज हम बड़े मंदिर गए थे और हमें लॉकेट स्वरूप मिले। तो एक वो एक्साइटमेंट था, जैसे एक बच्चे को कुछ मिल जाता है, वैसे एक्साइटमेंट गुरुजी ने अंदर डाला हुआ था। खुशी खुशी वापस आते हैं, कैब ड्राइवर हमें छोड़ देता है। फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है गुरुजी के पास जाने का। फिर नेक्स्ट वीकेंड प्रोग्राम बनता है, मन करता है गुरुजी के मंदिर चलें, ड्राइवर को कॉल करते हैं, उसी ड्राइवर को। इस बार मैं डिसाइड करता हूँ कि कार मैं चला के ले जाऊंगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, थोड़ा सोचता हूँ कि निकलूंगा बाहर लेके तभी चला पाऊंगा। तो ड्राइवर कहता है क्या आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी वाइफ को ले लूँ, और वो मुझसे 300 रुपीज़ की डिमांड करता है कि गाड़ी आप नहीं चलाएंगे, गाड़ी आप चलाएंगे, मैं आपके बगल में बैठूंगा, तो मैं 300 रुपीज़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है। जाते हैं लेके, पहुंचते हैं बड़े मंदिर, कारवार पार्क करके दर्शन करते हैं, वो हस्बैंड वाइफ दर्शन करते हैं। दर्शन करके बाहर आते हैं, तो बाहर आके वो मुझसे बोलते हैं कि रवि जी आप मुझे कहाँ ले आए हो। नीलकंठ के दर्शन हो गए। और उसकी वाइफ बहुत रोते रोते कहती है कि ऐसी जगह मैंने आज तक नहीं देखी, बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमें लेके यहाँ पे आए। तो जय गुरुजी। गुरुजी ने ना कि ड्राइवर को ब्लेस किया, उसकी आंटी को भी ब्लेस किया, और वो रेगुलर गुरुजी के फॉलोवर्स बन गए। आता हूँ वापस तो 300 रुपीज़ उसको देता हूँ, तो मना कर देता है कि सर क्या आप मुझे शर्मिंदा करेंगे, आप इतनी अच्छी जगह मुझे लेके गए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और पैसे नहीं लेता है वो हमसे। हम आगे बढ़ते हैं 2016 में, मई जून यही सिलसिला रहा। इस बीच मेरे डैड का एक्सीडेंट हो जाता है, वो घर पे गिर पड़ते हैं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। तो जब उनकी कूल्हे की हड्डी टूटती है, हम लखनऊ रश करते हैं। इस बीच हम मॉम को बता चुके होते हैं कि हम ऐसे ऐसे गुरुजी के पास गए थे, ऐसे ऐसे गुरुजी हैं। सारे सत्संग यूट्यूब पे हम देखना शुरू कर देते हैं, जो कि पुरानी संगत के लाइव होते हैं। तो हम उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ब्लेस करते हैं, ऐसे ऐसे सबके कर्मों को काटते हैं। तो डैड को मैं जो लॉकेट हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर से दिया होता है वो हम डैड को पहना देते हैं, क्योंकि अहमों और वहमों में तो रहने वाले, जल्दी निकलने वालों में से नहीं है इंसान। जब हम उन्हें पहनाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके क्रेटिनाइन्स लेवल बहुत हाई हैं। तो लॉकेट पहनाते हैं, गुरुजी के आगे अरदास करते हैं कि क्रेटिनाइन लेवल्स हाई हैं, डैड के ऑपरेशन हो जाएगा, सही होके जल्दी घर आ जाएंगे। तो 3-4 दिन बाद डॉक्टर फिर उनका टेस्ट करता है, क्रेटिनाइन लेवल डाउन आ जाते हैं, पर इस बीच उनके गले से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप हट चुका होता है। घबराते हैं, वहम आता है कि पता नहीं अब क्या होगा, गुरुजी का लॉकेट गुरुजी के गले से हट गया। क्योंकि सत्संग तो बहुत सुने हुए थे, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे लाइफ्स को रीराइट करते हैं, कैसे एक नई जिंदगी देते हैं, मरते मरते इंसान को भी जीवन दान दे देते हैं। तो एक मन में कहीं ना कहीं आस थी शायद कि मेरे डैड भी सही हो जाएंगे। बहरहाल ऑपरेशन होता है, डैड घर आ जाते हैं और हमें वो लॉकेट भी मिल जाता है डैड के बेड से हॉस्पिटल। पर डैड को अनफॉर्चुनेटली बेड सोल्स हो गए होते हैं। तो जो बेड सोल्स होते हैं संगत जी, आप बिलीव भी नहीं कर सकते, बहुत पेनफुल होते हैं, और जो दर्द होता है वो बंदा झेल रहा होता है। तो जून जुलाई का मई में 15 मई को उनका एक्सीडेंट हुआ होता है। तो मई का महीना निकलता है, जून का महीना निकलता है, जुलाई का महीना आ जाता है। तो आज मुझे अच्छी तरह याद है डेट, 15 जुलाई को मैं अपने घर पे फ़ोन करता हूँ, अपने ब्रदर इन लॉ से पूछता हूँ कि डैड की तबीयत कैसी है। तो वो कहते हैं डैड की तबीयत तो अच्छी नहीं है, पर मम्मी की भी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई है और दिक्कत हो रही है, तुम लोग आ जाओ, देखो क्या कर सकते हैं। डैड को या तो तुम लोग दिल्ली शिफ्ट कर लो, या छुट्टियां लेके बारी बारी से बैठो और देखो, क्योंकि मम्मी की भी एज हो गई है और उनसे इतना काम नहीं हो रहा है। बहरहाल बात सुनता हूँ, समझता हूँ, तो उनसे कहता हूँ 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम कुछ करते हैं। 15 की ये बात है, दिन की रात, शाम से मन परेशान होता है कि मम्मी से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। तो ये लग रहा था कि एक की जान बचाने के चक्कर में हम दूसरी जान भी आफत में डाल रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। जिस फ्लैट में रह रहा होता हूँ उस फ्लोर पे 4 घर होते हैं। तो एक घर जो सामने नेबर का होता है वो बहुत हमारे एज ग्रुप के होते हैं, तो हमें बुला लेते हैं, कहते हैं कि रवि जी आइए, बैठिए, मन ना उदास कीजिए, डैड ठीक हो जाएंगे। एक ऐसी जैसे को मॉरल सपोर्ट दिया जाता है। तो
तो डिनर करने के बाद हम उसके घर चले जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते करते ताश खेलते खेलते रात के 2:30 बज जाते हैं। तो हम वापस आते हैं घर रात के 2:30 बजे। तो ड्राइंग रूम में ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था ड्राइंग रूम में। तो मैं गुरुजी के आगे लिटरली ऐसे रात के 2:30 बजे अरदास करता हूँ, गुरुजी प्लीज कुछ कीजिए, ये ना हो कि डैड के चक्कर में मैं मम्मी को भी खो दूं, प्लीज कुछ कीजिए, या तो मेरे डैड को सही कर दीजिए या उनको समेट लीजिए। तो संगत जी समेट देना कहना आसान नहीं होता है, फिर भी मैं बहुत मन को पक्का करके बोलता हूँ क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है। इतना कह के सो जाता हूँ। शुक्रवार की बात होती है, सैटरडे सुबह 8:30-9 बजे उठता हूँ, घर फोन करता हूँ। तो ऐसी बात करता हूँ, तो मम्मी से बात करता हूँ, तो पूछता हूँ मम्मी डैडी की तबीयत कैसी है। तो मम्मी कहती हैं कि ऐसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो ये तो कह नहीं सकती थी अच्छी है, तो कहती है ऐसी है, ठीक है, पर आज सुबह से कुछ खा पी नहीं रहे। ये बात है 8:30-9 बजे की। फ़ोन करके रखता हूँ, सॉरी संगत जी, फ़ोन करके रखता हूँ और अपने कुलीग्स का फ़ोन आ जाता है कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कैसे क्या करना है। बातें करते करते 45 मिनट्स गुजर जाते हैं। इतने में देखता हूँ मेरे जीजा जी की 5-6 मिस कॉलें आई होती हैं। तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ कि क्या बात हो गई है जो उन्होंने 5-6 कॉलें कर दी हैं। जनरली वो एक कॉल के बाद नहीं करते थे, वेट करते थे कि आप कॉल बैक करो। जब उन्हें कॉल करता हूँ तो कहते हैं रवि तुम्हें पता लगा। मैंने कहा क्या, ऐसे ही पूछता हूँ क्या। कहते हैं डैड इज नो मोर। संगत जी उस पर ऐसे लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, क्योंकि आपकी सारी चीजें लाइफ में रिप्लेस हो सकती हैं, चाहे आपका बेबी हो, चाहे आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, सब रिप्लेस हो जाते हैं। एक दो इंसान होते हैं जो आपकी जिंदगी में कभी रिप्लेस नहीं कर सकता कोई, चाहे कितना भी कोई कुछ कह दे, वो रिप्लेस नहीं होते, क्योंकि वो आपके माँ बाप होते हैं। जो आपको इस दुनिया में लेके आए होते हैं वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। मैं गुरु जी की तरफ देखता हूँ, आंसू निकलते हैं, हार्ट ब्रोकन हो जाता हूँ कि डैड नहीं रहे। पर एक दिल में कंफर्ट जोन भी होता है कि जो गुरु जी से अरदास करी थी वो कबूल हुई। एक माह सरेंडर हुआ गुरु जी की तरफ कंप्लीटली सरेंडर मैं कहूँगा 99.9%, क्योंकि 1% आज की डेट में हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं गुरु जी को, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। वो कहते थे तुम जितनी बार कीचड़ में जाते हो मैं उतनी बार तुम्हें बाहर निकालूंगा और तुम्हें साफ करूंगा। तो जब हम कीचड़ में बार बार जाते हैं तो हम 0.1 तो सरेंडर हो ही नहीं सकते। तो आज हम कहते हैं कि हम 99.9% सरेंडर है, 0.1% सरेंडर नहीं है। तो वो एक 99.9% सरेंडर हुआ गुरु जी के आगे कि हाँ गुरु जी हैं और वो सुनते हैं आपकी बात। जाते हैं, रिचुअल्स करते हैं, पर जो पेन था संगत जी सेपरेशन का, एक पेरेंट को लॉस करने का, वो पेन तो बहुत ज्यादा था। पर उस पेन को बेयर करने के लिए गुरुजी ने एक हिम्मत भी दी थी और एक कंफर्ट भी दिया था कि डोंट फील दैट यू आर नाउ अलोन, कुछ नहीं है, सब ठीक है। ये एक जिंदगी की सच्चाई है, एक कड़वा सच है कि जो आदमी आया उसको जाना है। तो जो आपकी जाने की जर्नी होती है वो बहुत पीसफुल होनी चाहिए। मेरे डैड 15 मई को गिरे थे और 16 जुलाई को वो पूरे हो गए थे। जो 2 महीने का कष्ट था उन्होंने सिर्फ 2 महीने कष्ट लिया। अगर गुरुजी ना होते उस समय और मैं गुरुजी के आगे अरदास नहीं करता, जो आज मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ गुरुजी की वजह से हुआ, वो पूरा साल अगर वो उस पोजीशन में निकाल देते तो कितना इमोशनल हमारे लिए ट्रॉमा होता। जो हम इमोशनली ड्रेन हो रहे होते हैं, उनकी स्पाउस जो कि हमारी माँ है, एक वो परेशान हो रही होती, फाइनेंशियली तो बर्डन होता ही होता, फिर जॉब को मैनेज करना। सो इट वाज नॉट एन इजी टास्क फॉर जो गुरुजी ने समेटा और हमें उस पेन को बेयर करने की हिम्मत तो दी साथ में, पर उस कंफर्ट जोन भी दिया कि यस डैड इज इन द गुड हैंड्स। तो वो जो कष्ट था वो उन्होंने उसका काटा और मुझे स्पेशली, क्योंकि पूरे घर में मैं गुरुजी को मानने लग गया था, तो मुझे सरेंडर करवाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो इन्होंने इतना अच्छा ब्लेस किया। जर्नी आगे बढ़ती है। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स आने के लिए कतराते थे और ये कहते थे कि रवि आपका घर ढूंढना बड़ा मुश्किल, चलो घर मिल जाता है, पर 2 मंजिलें चढ़ना बड़ा मुश्किल। सोचता था कब गुरुजी घर ब्लेस करेंगे।
कब मुझे गेस्टेड सोसाइटी में रहने की अपॉर्चुनिटी देंगे, कब एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहूंगा मैं, क्योंकि मैं बिल्डर फ्लैट में रह रहा था। फ्लैट्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, तो आपके घर में कुछ भी होता है वो आपके नेबर को पता लग जाता है। तो प्राइवेसी नाम की चीज़ बिल्डर्स फ्लैट्स में नहीं होती है। अग्री, पर पैसे भी जेब में होने चाहिए अफोर्ड करने के लिए। तो एक चीज़ तब गुरुजी ने रियलाइज कराई कि तुम्हारे लॉजिक, तुम्हारे कुछ मेरे आगे काम नहीं आते, क्योंकि जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है, जहाँ से तुम्हारे लॉजिक्स खत्म होते हैं, वहाँ से मेरे शुरू होते हैं। तो ये टेंशन लेना छोड़ दो दिमाग में कि पैसे नहीं है कैसे होगा। जब पैसे नहीं है तो गुरुजी किस लिए है? अगर कुछ नहीं है तो गुरुजी का जब आप हाथ थाम लेते हो तो एक गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपको तारने की, आपके कर्मों के साथ, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हों। सो कहते हैं ना कि एक गुरुजी का शब्द है, हर पल मांगो, क्या मांगू तेरे से, किन बिन बोलिया किस कीजिए अरदास, तू सब कुछ जानदा। तो गुरुजी के पास आप जब जाते हो तो इट्स बिकम्स द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुरुजी। और संगत जी हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर आप अपनी बुद्धि चलाएंगे तो गुरुजी कभी वहां आपको साथ नहीं देंगे आपका। लीव एवरीथिंग ऑन टू गुरुजी एंड लेट हिम टेक योर डिसीजंस, लेट हिम टेक योर लाइफ, लेट हिम लीड योर लाइफ। जो मैं इस सत्संग से आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो गुरुजी का है कि प्लीज या तो उन्हें करने दीजिए या खुद कर लीजिए। अगर आप उन्हें करने देंगे आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। कष्ट होंगे, कष्ट ऐसा नहीं होगा कि कष्ट नहीं होंगे, पर उस कष्ट को जब आप स्विम करेंगे, उस फेस को जब आप स्विम करेंगे, बहुत कंफर्टेबली स्विम करेंगे अगर आप उन्हें करने देंगे और अपनी सोच को बिल्कुल जीरो कर देंगे। लेट हिम डिसाइड व्हाट ही हैज टू डिसाइड। तो हम ऐसे ही टहल रहे थे एक कपल के साथ। तो वो कपल कहते हैं कि आपको पता है आप यहाँ शालीमार गार्डन में जहाँ मैं रह रहा था, वहाँ का किराया सबसे ज़्यादा दे रहे हो उस इलाके का, जो सर्कल रेट है आप उससे ज़्यादा दे रहे हो। मैं कहता हूँ हाँ पता है मुझे। फिर वो कहते हैं कि आपको पता है आपके लैंड लेडी लैंडलॉर्ड्स आपसे बहुत खुश रहते हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं किराया पेश करता नहीं हूँ। वो कहते हैं बेवकूफ़, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा किराया दे रहे हो, क्यों ना सेम घर तुम्हें कम किराए में मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा, इससे क्यों नहीं ढूंढते हो। सो ठीक है, समझ में आ जाता है। शाम को रात को टहल के आते हैं, मैजिक ब्रिक्स पे डालते हैं। जब हम डालते हैं मैजिक ब्रिक्स पे तो सुबह कॉल आ जाती है एजेंट की कि आइए घर देखिए। तो जहाँ वो घर दिखाना चाह रहा था हमें, उस इलाके में हम जाना नहीं चाहते थे, पर वाइफ ने कहा वीकेंड है, घर देखने में क्या जाता है, देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि घर के क्या सर्कल रेट्स चल रहे हैं, कैसे घर अवेलेबल है, क्योंकि हमने 4-5 सालों से तो घर देखा ही नहीं था। जाते हैं तो एक मेंटली तो हम प्रिपेयर थे कि हम वहाँ घर नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक नई सोसाइटी डेवलप हुई थी और वो सोसाइटी अंदर से अच्छी थी पर बाहर से अच्छी नहीं थी। एज इन उसके आसपास कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, न्यूली डेवलप्ड एरिया था। तो जैसे आपको पता है जब एक नई सोसाइटी बनती है तो अगल बगल चीज़ें डेवलप होने में टाइम लगते हैं। चलो कोई बात नहीं, घर देखने जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर घर दिखाना शुरू करता है। तो जब वो घर दिखा रहा होता है हम सब रिजेक्ट करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि हमें तो रहना ही नहीं था, पर गुरुजी की प्लानिंग तो कुछ और थी। तो जब एक घर की, जिस घर में हम रहना शुरू करते हैं आगे चल के, वो घर की चाबी खोल रहा होता है और मुझसे कहता है अगर रवि जी आपको ये घर पसंद नहीं आया तो आप टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा, यहाँ से निकल जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। पहुंचते हम आगे, घर खोलता है। संगत जी मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं इससे, तो समझ नहीं आता क्या बात है, क्यों देखता हूँ। आप भी सोचेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि घर बहुत ब्यूटिफुली इंटीरियर घर था। वार्डरोब्स वंडरफुल, मॉड्यूलर किचन वंडरफुल, शेनलेस वंडरफुल, फैंस, ट्यूबलाइट्स, तो आप एक सोच नहीं सकते चीज़ें, वो सब अवेलेबल थी। चिमनी। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इतना इन्वेस्ट करके कोई किराए पे क्यों देना चाह रहा है, क्योंकि जनरली आपको पता है किराएदार एक हद तक ही आपकी चीज़ों की टेक केयर कर सकते हैं, वैसे नहीं। तो उससे बोला कि जो लैंडलॉर्ड था उसकी वाइफ का ट्रांसफ़र होते होते रुक गया, अब वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो इसलिए वो किराए पे देना चाह रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है। मैंने मन में ये सोचा कि जिसने इतना इन्वेस्ट किया वो वसूलेगा भी, तो किराया वुड बी गुड वन। संगत जी ट्रस्ट मी, जो किराया उसने बताया वो 40% लेस बताया था जो मैं ऑलरेडी दे रहा था। तो गुरुजी ने घर बख्शा, जैसे सोसाइटी में रहना चाहते थे दिया। वाइफ कहती है कि घर अच्छा है देख लो, क्योंकि आसपास से क्या लेना देना है, गाड़ी होगी, ऑफिस जाएंगे, शाम को घर आएंगे। मेन तो सोसाइटी में रहने से होता है कि आप अंदर कैसे रह रहे हो। अंदर तो बहुत अच्छा था, स्विमिंग पूल था, मतलब जो एक गेस्टेड सोसाइटी में होता है, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस कोर्ट, जिम, क्लब,
तो गुरुजी ने ख्वाहिश पूरी करी, रॉ फ्लैट दिया रहने के लिए कि ले ऐश कर। तो आज जब गुरुजी कहते हैं ना जा ऐश कर, तो ऐश करने का क्या मतलब होता है गुरुजी का? यही कि चीजें अगर परमानेंट नहीं है, लेके तो अपने साथ कोई भी मकान जमीन अपने साथ में लेके जाता है, इवन आपके कपड़े तक आखिरी में उतार दिए जाते हैं। तो ऐश करने का मतलब होता है जब वो सारी चीजें आपको ऐश कराते हैं, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्परेरी हो। कहने को तो आपका घर है, रवि का घर था, वो रवि डूंगा का घर था, चाहे उसका लैंडलॉर्ड तो कोई और था। तो वो एक चीज थी जो गुरुजी ने करवाई, और बहुत मजा करवाया गुरुजी ने। शिफ्ट होते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं, जो भी तब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आते हैं वो घर देख के बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं मच बेटर हाउस आपके पास है। पर एक बात थी, हम 2 बेडरूम में रह रहे होते हैं, गुरुजी हमें 3 बेडरूम का घर दिलवाते हैं। ये समझ के बाहर जाता है कि 3 बेडरूम का घर हम क्यों ले रहे हैं। पहले आंटी कहती है किराया कम है, एक एक्स्ट्रा रूम मिल रहा है, उसको स्टोर रूम बना लेंगे, कुछ होता है। पर संगत जी, वो जो 3rd बेडरूम होता है वो कभी स्टोर रूम नहीं बनता, सिर्फ उसमें मेरा मंदिर रखा जाता है, पूरा कमरा खाली रहता है। सत्संग जैसे आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा उस कमरे की यूटिलाइजेशन गुरुजी ने क्या करी। पहुंचते हैं, सत्संग की तैयारी कर, मन करता है कि नए घर में आए हैं, हवन कराना चाहिए, कुछ कराना चाहिए। पर अब गुरुजी पे सरेंडर हो चुका है तो गुरुजी का नाम लेना चाहिए, तो हम गुरुजी का सत्संग कराते हैं। जब हम सत्संग कराते हैं तो किसी से कांटेक्ट किया जाता है कि सत्संग कराना है, वो रेडी हो जाते हैं। वो हमें एक लिस्ट थमाते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो कहते हैं कि गुरुजी का स्वरूप चाहिए, गुरुजी की जुतियाँ चाहिए, गुरुजी के चरण स्वरूप चाहिए, गुरुजी की चौकी चाहिए, गुरुजी का भोग के थाल चाहिए, गुरुजी का चोला चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास ये सारा सामान अवेलेबल है? वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, पर हमारी एक आंटी हैं जो कि आईपी एक्सटेंशन में रहती हैं, उनसे आपको ये सारा सामान मिलेगा। तो हम गाजियाबाद में थे, तो हमने सोचा गाजियाबाद से दिल्ली जाके सारा सामान लेके आओ, फिर पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है हम आपको बताएंगे। वो कहते हैं आपको सामान लेने जाना पड़ेगा, लेने आपको भी पहुंचाना होगा। तो एक वो एक बर्डन हो जाता है, एक आप बन जाते हैं उस चीज़ से कि आपको पहुंचाना होगा, सामान आपको लेके आना पड़ेगा। तो जब वापस आ रहे होते हैं सारी बातें करके, मैं आंटी से बोलता हूँ कि आंटी ले जाना और छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या हम सामान अपना बनवा लें? अभी तक नहीं पता होता गुरुजी की प्लानिंग क्या है, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग तब समझ में आती है जब सारे काम हो चुके होते हैं। उससे पहले तो कुछ समझ में आता नहीं कि हो क्या रहा है आपके साथ। तो गुरुजी के लॉजिक्स तो गुरुजी जानते हैं। सामान हम, आंटी कह लेती हैं हम बनवा लेते हैं सारा सामान, तो हम चोला बनवाते हैं, गुरुजी का स्वरूप बनवाते हैं, सब करते हैं। सत्संग होता है, ब्यूटीफुली सत्संग होता है। मैं थोड़ा इस शॉर्ट में बता रहा हूँ आगे, जिससे टाइम सेव हो सके। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब सत्संग खत्म हो जाता है तो ऐसे एक दिन मैं और मेरी आंटी बैठे बातें कर रहे होते, कहते हैं अब इस सामान का करेंगे क्या हम, या तो हम किसी को दे देते हैं जिसको जरूरत हो। इस बीच में 3-4 फैमिली से सोसाइटी की मिल चुका होता हूँ जो गुरुजी को मानते हैं। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स का क्लब बच जाता है कि हर वीकेंड पे हम लोग ने बैठना, डिनर साथ करना। डिनर पॉट लंच पॉट डिनर होता था, अपने घर से कुछ ना कुछ बना लाता था, क्योंकि सब एक सेम एज ग्रुप के थे, नए नए शिफ्ट हुए थे, तो एक दूसरे को जान रहे थे। तो एक फैमिली प्लस गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के एक्सपीरियंस शेयर होते थे सबके। एक दिन मैंने बैठे बैठे ऐसे ही बोला क्या हम गुरुजी का मंथली सत्संग शुरू कर सकते हैं? तो उसमें से एक अंकल बोले कि रवि जी क्या बात कर रहे हो, गुरुजी का सत्संग कैसे कर लेंगे, सत्संग तो करने नहीं आता। मैंने कहा करना तो मुझे भी नहीं आता, पर करवाने वाले तो गुरुजी हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये डिसाइड होता है, सब एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। मैं सबको कन्विंस करता हूँ कि सत्संग कराने में क्या प्रॉब्लम है, आप बड़े मंदिर भी तो जाते हैं। तो ये होगा कि महीने में एक बार हम घर पे बैठे गुरुजी का नाम ले लिया करेंगे। कहते हैं हाँ सही कह रहे हैं, सब एग्री हो जाते हैं। अब ये डिसाइड होता है कि सत्संग होगा कैसे। तो सेकंड सैटरडे का जनरली सबकी छुट्टी होती है, जो गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं, जो प्राइवेट में होते हैं। तो हमने कहा सेकंड सैटरडे करते हैं, गर्मियों में 6 से 8 करेंगे, सर्दियों में 3 से 5 करेंगे। अग्री हो जाते हैं। तो जी पहला सत्संग मेरे घर अगस्त में हो चुका होता है, सितंबर में कोई सत्संग कराता है अपने घर। पर एक बात आती है कि हम तो 4 फैमिलीज हैं, 4 कराएंगे तो 5वीं बार क्या करेंगे। तो मैंने कहा जिसकी टर्न जिससे फर्स्ट कराया होगा वो 5वीं बार कराएगा, तो ऐसे टर्न रिवॉल्व होती रहेगी। सब एग्री, वेरी ब्यूटीफुल। महीना आता था, सत्संग का क्रेज होता था, क्योंकि एक्साइटमेंट में आप एक चीज़ जब किसी चीज़ को शुरू करते हो तो आपको एक एक्साइटमेंट होती है। तो शुरू हुआ सिलसिला गुरुजी का मंथली सत्संग का। ऐसे करते हुए हम जनवरी, फरवरी, मार्च में आ जाते हैं। मार्च में क्या होता है कि जिनके घर सत्संग होना होता है वो कह देते हैं रवि जी मैं इस बार सत्संग नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो दूसरी पार्टी को ऑफर किया जाता है कि आप कराओगे।
कहते हैं रवि जी घर पे सिर्फ मानने वाला मैं हूँ, मैं जाट हूँ, मेरी ताऊ जी नहीं मानते, अगर वो बाई चांस आ गए उस दिन तो हमारी फैमिली में बहुत बुरा माना जाएगा, इसलिए मैं नहीं करा सकता। तीसरे फैमिली से पूछा क्या आप करा सकते हो? नहीं जी, हम बिजी हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब कोई नहीं करा रहा, मंथली सत्संग मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं करा लूंगा अपने घर में। तो गुरुजी ने मार्च का सत्संग मेरे घर कराया। अप्रैल में उनमें से एक जो अंकल थे वो बड़े मंदिर के सेवादार भी थे। तो ऐसी बात हुई कि किसी पुरानी संगत को बुलाया जाए जिससे लोगों को और पता लगे कि गुरुजी कौन है, क्या है। तो डिसाइड होता है कि जेठला अंकल आ रहे हैं। तो अप्रैल महीने की जिसकी टर्न थी तो उनसे बात होती है, तो कहते हैं जेठला अंकल आ रहे हैं, सत्संग करवाना है और संगत ज़्यादा होगी क्योंकि हम ये मैसेज फ्लोट करेंगे कि जेठला अंकल आ रहे हैं। तो जिन आंटी के घर सत्संग होना था वो आंटी ये बोलती है कि रवि जी किचन छोटी है, मैं इतने लोगों का लंगर नहीं बना पाऊंगी, तो आई एम सॉरी, प्लस जेठला अंकल आ रहे हैं, मैं इतना हैंडल नहीं कर पाऊंगी, आप करा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। जेठला अंकल आते हैं अप्रैल 2018 में, नहीं मई 2018 में सत्संग होता है। तो वो जब अपना सत्संग, अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर कर रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि उनकी बहू को गुरुजी ने बेबी कैसे ब्लेस किया। वो बोलते हैं कि मेरी बहू को थायराइड था, पीसीओडी थी, और उनकी जो वाइफ है वो खुद ही एक डॉक्टर थी, पर वो अपनी बहू को कंसीव नहीं करा पा रही थी क्योंकि गुरुजी की इच्छा नहीं थी। और जब उन्होंने गुरुजी ने उनकी बहू को बेबी ब्लेस किया तो उन्होंने कहा था उनकी जेठला अंकल की आंटी से कि और आंटी कितने गई तेरी डॉक्टरी। तो वो सत्संग सुना रहे थे और मेरी शादी 2012 में हुई थी जैसे बताया था, और 2018 6 साल हो गए थे, हमें बेबी ब्लेस नहीं था। तो उस दौरान हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि हम इलाज तो बहुत करा चुके हैं पर हमें बेबी ब्लेस नहीं हो रहा, तो क्या हम अडॉप्ट कर लें। तो जब हम जेठला अंकल की बात सुन रहे थे, मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे की शक्ल देखते हैं ये सोचते हुए, जो हमने कनेक्ट किया एक दूसरे को आंखों ही आंखों में, कि ये तो हम सोच रहे थे यही प्रॉब्लम मेरी वाइफ को है और हम बेबी अडॉप्ट करने की सोच रहे थे, पर जेठला अंकल का सत्संग सुन के हम ये सोचते हैं कि नहीं, अभी हमें रुक जाना चाहिए। ठीक है, हम रुक जाते हैं और सत्संग कंप्लीट होता है, दूसरा महीना चढ़ता है, फिर वो एक सत्संग मेरे घर में मतली सत्संग का रूप ले चुका होता है और अब पता चलता है गुरुजी ने वो सामान क्यों बनवाया था मेरे से। जय गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, जून का महीना आता है, तो जो ये सत्संग हो रहे थे मेरे घर में अप्रैल मई में, तो मैंने क्या किया था, दाल प्रसाद और सब्जी प्रसाद की सेवा मैं घर से लेता था, अपने आप बनाता था, और रोटी सेवा आसपास के लोगों में बांट देता था जो कि आसपास करते हो, जो गुरु संगत थी, कि 25 रोटी आप बना लो, 25 आप बना लो। तो हम ऐसे करके 200 रोटी का एस्टिमेट करते थे। तो जब हम जून का सत्संग चढ़ता है तो उसमें से जो अंकल बड़े मंदिर के सेवादार थे वो मुझे आके चैलेंज करते हैं कि रवि जी अगर सत्संग करना है तो अपने दम पे कीजिए, या आप लोगों से रोटी सेवा क्यों मांगते हो, अच्छा नहीं लगता, लोग पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं। ऐसी कुछ उन्होंने मुझे कहा, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम रोटी बाजार से ले लेंगे। मैंने और मेरी आंटी ने डिसाइड किया। तो हम एक रेस्टोरेंट जो हमारे घर के पास था, हम वहाँ जाते हैं क्योंकि हमें पता था गुरु जी को मानते हैं। तो ऐसी उनसे हम बात करते हैं कि उनका बेटा बैठा होता है, तो मैं कहता हूँ पापा से बात करा दो। कहते हैं पापा तो अभी चले गए, आप सुबह बात कर लीजिएगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या फ़ोन पे बात करा सकते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है करा सकते हैं। बात कराते हैं वो हमसे। तो वो सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत लार्ज स्केल पे सत्संग कराता हूँ, मुझे रोटी करीब 500-600-700 रोटी चाहिए होगी, और मेरे मन पे था कि अगर ये रोटी 6 रुपए की बाजार में देते हैं तो मुझे शायद 3-4 रुपए की दे देंगे, तो 200 रोटी आ जाएगी 600 रुपए में, जो मेरा एक बर्डन कम हो जाएगा। इतनी देर में उनकी आंटी फोन ले लेती हैं और बातें करना शुरू कर देती हैं, जानने के लिए आप गुरुजी से कब से जुड़े हो, क्या है, सारी बातें होती है। फिर अंत में ये कहती है रवि आपके घर जब तक सत्संग चलेगा तब तक रोटी प्रसाद की सेवा मेरे घर से आएगी। जय गुरुजी। वो एक जो जिसने मुझे चैलेंज दिया था गुरुजी ने, वो मेरा काम करवाया, रोटी सेवा का बंदोबस्त करवाया। तो जून का महीना आता है, रोटी सेवा तो पता है बाहर से आ रही होती है, तो अब लंगर बनाने की बारी होती है। तो उस दिन हम राजमा और गोभी आलू बनवाते हैं। तो राजमा मेरी वाइफ की जिम्मे थी, मेरी आंटी के, और गोभी आलू। तो दोपहर के 1 बजे मैं गोभी आलू तल के बना रहा था, ऐसे यहाँ कपड़ा टांगा हुआ था, मन ही मन सोच रहा था कि अभी बाहर जाना है मुझे, डिस्पोजेबल लाने, बर्फ़ लानी है, थोड़ा बहुत सामान लाना है, और गर्मी हो रही है इतनी तेज, जून की गर्मी आप समझ सकते हैं। स्कूटी से जाऊंगा तो गर्मी में झुलस जाऊंगा, कार लेके जाऊंगा तो पार्किंग नहीं मिलेगी, क्या करूं। मन ही मन और चलते हुए सोच रहा हूं, तभी
मेरी डोरबेल बजती है, जाके दरवाज़ा खोलता हूँ तो एक बहुत मोटा सा लंबा सा काला सा लड़का खड़ा होता है और मुझे कहता है आज आपके घर में गुरुजी का सत्संग है। मैंने कहा हाँ। कहता है हम थर्ड फ्लोर से, मुझे पता लगा है, किसी ने मुझे जयपुर पे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा है कि आपके घर सत्संग है, हम बाजार जा रहे हैं, आपको कोई सामान तो नहीं मंगवाना। एंड आई वाज लाइक, अभी तो मैं सोच रहा था, गुरुजी ने तुरंत कर भी दिया। मैं उसे पैसे पकड़ाता हूँ, लिस्ट पकड़ाता हूँ, सामान लेके आता है, सत्संग होता है, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग होता है। और जिन अंकल ने मुझे चैलेंज किया था उनकी आंखें गुरुजी के आगे नीची हो चुकी होती हैं, क्योंकि गुरु को कभी भी आजमाना नहीं चाहिए, कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। आगे बढ़ते हैं। 2018, तो वो जिन्होंने सत्संग सामान ला के दिया होता है, दूसरे दिन मेरे घर आते हैं अपने मम्मी डैड के साथ, वो ऊपर आ जाते हैं। दूसरे दिन मैं सत्संग का सारा सामान समेट रहा होता हूँ, ऐसे कहते हैं रवि जी बहुत अच्छा लगा गुरु जी का सत्संग देख के। बातों बातों में कहते हैं हमारा भी कराने का मन है सत्संग, उन्होंने पहले अटेंड किया था, तो गुरु जी की इच्छा देखिए। तो मेरे मुंह से निकलता है 7 जुलाई आ रहा है, जो कि सेकंड सैटरडे नहीं होगा, पर मैं तो सेकंड सैटरडे कराऊंगा, तो गुरु जी के बर्थडे का सत्संग कराना है तो करा लीजिए। वो एग्री करते हैं। मैं कहता हूँ सामान तो मेरे पास सारा बना पड़ा है, जो हेल्प बनेगी। तो एक उनसे एक अच्छा कनेक्शन हो जाता है, उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है। तो जब हम पहुंचते हैं उनके घर में, तो कोई जल प्रसाद की सेवा देने आया होता है उनका रिलेटिव। तो ऐसी बात होती है कि मेरे बॉस भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, सब कुछ है। तो उनसे बातों बातों में कहता हूँ मुझे गुरुजी का जितना बड़े मंदिर में स्वरूप है मुझे वो चाहिए। तो वो कहते हैं अच्छा मैं अपने बॉस से बात करूंगा, वो आपको स्वरूप ला के दे देंगे। तो गुरु जो संगत जी, आप बीच में गुरुजी शहंशाह मेरे महाराज बैठे हैं, ये स्वरूप आप देख रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ मुझे ऐसा ही स्वरूप चाहिए। तो वो कहता है भैया ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ, दूसरे दिन आपको फोन करूंगा। दूसरे दिन उसका फोन आता है मेरे को, वो बोलता है कि भैया अगर और कोई स्वरूप मिले तो चलेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो चाहिए वही स्वरूप चाहिए। कहता है ठीक है। संगत जी 7 जुलाई होता है गुरु जी का बर्थडे। 6 जुलाई शाम को 6:30-7 बजे मुझे फोन आता है कि गुरु जी का स्वरूप आ रहा है, और उतना बड़ा आ रहा है जितना बड़ा चाहिए था आपको, जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं। गुरु जी ने अपने बर्थडे पे मुझे वो स्वरूप रिटर्न गिफ्ट में दिया। शुक्राना गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना। बढ़ते हैं, 2018 आ चुका होता है। बहुत अच्छा गुरु जी पूरा साल निकालते हैं सत्संग, मंथली सत्संग करा के, जो कि बहुत ब्यूटीफुली एक समा बन जाता है हर सेकंड सैटरडे का सत्संग कराना। बहुत अच्छा लगता था। संगत दूर दूर से आती थी, कोई कई बार तो संगत मेरठ से भी आई है, गुड़गांव से आई है, गाजियाबाद के थोड़े इंटीरियर इलाके में मैं रह रहा था, पर भेजने वाले तो गुरुजी होते थे। गुरुजी पूरा मतलब एक बार तो 100 संगत हो गई थी मेरे घर में, मुझे बिठाने की थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी, पर गुरुजी ने लंगर तो मैं 50-60 लोगों का लेके बनाता था। उस दिन एहसास दिलाया था, रोटी प्रसाद कम पड़ा, रोटी उतनी आई थी और मैं हैरान था कि रोटी खत्म क्यों नहीं हुई। आखिरी में एक चपाती प्रसाद बचा था मेरे लिए, पर जब मैंने भोग की थाली उठा के देखी तो उसमें भी एक प्रसाद बचा हुआ था। तो जय गुरुजी। तो गुरुजी अपनी संगत को कभी भी, जब आप कंप्लीटली सरेंडर करते हैं उन पे, तो कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ते, आपकी कोई भी चीज को खाली नहीं छोड़ते। 50 लोगों के लंगर को उन्होंने 100 लोगों में निपटाया, और सब ने बहुत खुल के लंगर प्रसाद किया। किसी ने ये नहीं बोला कि ये चीज कम पड़ गई, वो चीज कम पड़ गई। तो जय गुरुजी। ऐसी सब पे अपना मेहर बड़ा हाथ बनाए रखना। 2018 दिसंबर में मेरे को एक संगत आती थी मेरी सोसाइटी से, तो वो ऐसी बैठी हुई थी, दरबार लगा हुआ था ड्राइंग रूम में मेरे, तो रात का समय था। तो वो कहते हैं आप कोई सेवा नहीं बताते, सेवा बताया करो ना। तो मुझे लगता है जब आप गुरुजी का सत्संग करा चुके होते हो तो आपको ये पता होता है कि सेवा में लगना क्या है। मैं अपने मुंह से आपको क्यों बताऊं मैं अपने आप को मुंह से आप, क्योंकि मेरा एक था सत्संग में, आपको पता है क्या क्या सामान लगता है, पैसे मैंने किसी से पकड़ने नहीं थे। तो वो हर बार आते थे, हर बार ये कहते थे सेवा बताओ सेवा बताओ, तो मैं उन्हें यही जवाब देता था कि आपको तो सेवा पता है, जो मन है वो कीजिए। पर वो कभी उनसे हो नहीं पाता था जब तक हम अपने मुंह से ना बताएं। वो हमेशा कहते थे आप पैसे ले लीजिए, आप ये ले आइएगा हमसे पैसे, तो मैं पैसे पकड़ता नहीं था उनसे। तो उनको अवॉइड करने के लिए मैंने उनसे कहा देना है तो गुरुजी की गद्दी दो ना, बहुत सेवा करते हो। मेरा इंटेंशन था कि वो इस बात को सुन के चुप हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। जब उन्होंने मेरी मुंह से बात सुनी तो उनकी आंटी और मेरी आंटी दोनों चल पड़े मेरे सिर पे। एक तो आप किराए के घर पे रहते हो, दूसरी गुरुजी की गद्दी लगानी बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत सेवाओं में बन जाते हो। पर गुरुजी तो गुरुजी है, गुरुजी तो कुछ भी नहीं मांगते,
आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरा भोग लगाओ, मेरा बिना प्याज के भोग, जो आप खाते हो वो उन्हें आप प्यार से खिलाओगे और वो खाते हैं। अगर आप दिल से उन्हें खिलाओगे तो खाते हैं। तो जब ये बात हुई तो बात आएगा ही हो गई। जनवरी का सत्संग शुरू हुआ, जनवरी फरवरी सब चलता रहा। जून 2019 में 25 जून को मुझे कॉल करते हैं उनके हस्बैंड और मुझे कहते हैं रवि जी आप घर आ जाइए, बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं है। हमने कहा अभी तो सत्संग में मिले थे। कहते नहीं आ जाओ यार, बहुत दिन हो गए बैठे नहीं है। तो बैठने का मैंने मतलब समझा वो मुझे ड्रिंक्स के लिए बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कपिल नाम है उनका। मैंने कहा कपिल अंकल मैं ड्रिंक विंक नहीं करूंगा, आज मैं मूड नहीं है मेरा, ऐसे ही आप लोग आ जाओ। कहते नहीं तुम लोग आ जाओ और डिनर हमारे साथ ही करना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उनके आंटी का, मेरी आंटी को उनके आंटी का हाथ का पास्ता बहुत पसंद था। तो कहती है आंटी पास्ता बना रही है आ जाओ। जाते हैं तो वो मुझे छेड़ते हैं बियर पिएगा क्या। मैंने कहा कुछ नहीं। आंटी डिनर लगाती हैं और बातों बातों में कहती हैं कि गुरुजी की गद्दी आ रही है। तो संगत जी आप ये जो गद्दी देख पा रहे हो, ये गुरुजी की गद्दी गुरुजी ने खुद दिलवाई। 7 जुलाई को कहते हैं गुरुजी की गद्दी आएगी। ये गद्दी पानीपत से बन के आई थी। कहते हैं पहला गुरुजी का सत्संग हम अपने घर में करेंगे, फिर आपके घर में लगाएंगे। तो एक मन में आस थी कि गुरुजी गद्दी देंगे, ये मन में तो एक आस थी। पर मैंने उनको अवॉइड करने के लिए बोला था कि दे दीजिए गुरुजी की गद्दी, पर उस वक्त ना हो गया। तो और बाद में गुरुजी की प्लानिंग देखिए, 6 महीने बाद वो गुरुजी की गद्दी आती है, गुरुजी गद्दी ब्लेस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने तीसरा बेडरूम क्यों दिया था। वो तीसरा बेडरूम इसलिए दिया था क्योंकि उनको 2017 से 2019 में अपनी गद्दी लगवानी थी। तो वो बेडरूम खाली रहता था, सिर्फ मंदिर होता था। तो वो बेडरूम तैयार किया गया गुरुजी का पूरा, कि गुरुजी का सिंहासन लगेगा। और ऐसे गुरुजी ने अपना स्थान मेरे घर में दिया, घर में बनाया और हमारे साथ रहना शुरू कर दिया। जय गुरुजी। 2019 आगे आते हैं तो मेरी वाइफ तब तक कंसीव कर चुकी होती है। तो जब वाइफ कंसीव कर चुकी होती है तो मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट होता है कि वाह गुरुजी ने आखिर ब्लेस कर ही दिया। 7वां महीना चढ़ता है वाइफ को प्रेगनेंसी का, पर वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है। वाइफ को थायराइड बिगड़ा जाता है, उसका बीपी लो हो जाता है। हम डॉक्टर से चेकअप कराने जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, हमें बेबी का मूवमेंट नहीं लग रहा है। अल्ट्रासाउंड करते कहते हैं बेबी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा और हमें लग रहा है शायद वो ब्रीथ भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। ठीक है जी। वो कहते हैं हमें डिलीवरी तुरंत करनी पड़ेगी। वो हमें कहते हैं नेक्स्ट से आप एडमिट हो जाइएगा, हम नेक्स्ट से ही डिलीवरी करेंगे। ये बात है 24-25 दिसंबर की। जब हम हॉस्पिटल एडमिट होने जाते हैं तो डॉक्टर मुझसे साइन करवा रहा होता है कि जो भी होगा आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैं एक था कि अब तो चलो बेबी डिलीवर हो जाएगा। ये लोगों ने बता रखा था कि हाँ 7वें महीने में बच्चे होते हैं। तो एक मेंटल कहीं एक था कि हाँ ठीक है जो हो रहा है हो रहा है। ये नहीं पता था कि गुरुजी आपकी टेस्टिंग ले रहे हैं, आपको स्क्वीज करें। अभी तो वो मुझे बहुत अच्छा करते आए, पर जब वो अच्छा करते हैं, जब वो आपको 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ा देते हैं, कहते हैं ना ਜਦੋਂ मैं तेनों ਤੁਹਾਨੂੰ 4 सीढ़ी ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मैंने कितना सरेंडर करते हो, मेरे पे विश्वास कितना करते हो। और जाहिर सी बात है जब देने वाले वो हैं तो टेस्ट भी वही करेंगे ना। तो ये नहीं पता था कि वो टेस्टिंग होने जा रही है। तब तो ऐसे कह दिया हाँ जी डॉक्टर जैसा आप बोलो। डिलीवरी होती है और जो मेरी बेटी होती है, बेबी गर्ल ब्लेस की जाती है, तो वो बेबी गर्ल 900 ग्राम की होती है। मुझे तब तक नहीं पता था क्योंकि कोई बड़ा मेरे साथ था ही नहीं उस समय कि 900 ग्राम भी कुछ एक बहुत, इट्स नॉट अ वेरी गुड वेट, इट्स नॉट अ वेरी गुड वेट, बहुत अच्छा वेट नहीं है 900 ग्राम। तो मैं ठीक है 900 ग्राम हुए, वेरी गुड। आई वॉज हैप्पी कि बेबी गर्ल हुई है, लक्ष्मी आई है मेरे घर। पर एक्चुअल डॉक्टर कहते हैं कि वेट बहुत अंडर वेट है बेबी आपका, इसको नर्सरी में रखना पड़ेगा। रफली वो मुझसे कहते हैं 1.5 लाख का खर्चा आएगा। तो ये पता था कि वाइफ की प्रेगनेंसी का खर्चा तो सारा ऑफिस की इंश्योरेंस से कवर्ड था, अब 1.5 लाख का इंतजाम करना है। मन परेशान होता है कि चलो बेबी हुई सब कुछ है, अब 1.5 लाख का इंतजाम कहाँ से करूँ। घर आता हूँ परेशान होता हूँ क्योंकि वाइफ तो हॉस्पिटलाइज है, मॉम को फोन करता हूँ सब जगह। तो कोई एक मेरे को गुरु संगत फ्रेंड कहते हैं कि एक बार तुम इंश्योरेंस तो पता करके देखो कि बेबी कवर्ड होता है कि नहीं। तो इंश्योरेंस फोन करता हूँ और पूछता हूँ बेबी कवर होता है कि नहीं। वो कहते हैं कि बेबी डे 1 से कवर्ड होता है, जिस दिन से वो पैदा हुआ होता है। तो एक दिन में तसल्ली आ जाती है कि हाँ बेबी कवर्ड है। हम डॉक्टर कहते हैं आप हमें बता दीजिएगा, 1-2 दिन तो हम नर्सरी में कवर कर लेंगे, वरना आप अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम आपको एक जो लो कॉस्ट नर्सरी है वहां का हम बता देंगे हॉस्पिटल्स का। मैं कहता हूँ नहीं डॉक्टर आप शुरू कीजिए। हम तो सोच रहे थे 1.5 लाख रुपए, पर एक्चुअल जब टोटल बिल आता है बेबी के डिस्चार्ज होने पे वो आता है 6 लाख 6.5 लाख रुपए का। तो देखिए गुरुजी ने कहा, मुझे तो 1.5 लाख के लिए परेशान हो रहा था, गुरुजी ने 6 लाख कवर किया इंश्योरेंस में।
तो बेबी मेरी 26 दिसंबर 2019 को बर्थ लेती है और 5 जनवरी को वो वेंटिलेटर पे चली जाती है। बड़ा परेशान होता हूँ संगत जी। वेंटिलेटर का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है? वेंटिलेटर का मतलब है कि केस इज गॉन, शी इज ऑन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। पर गुरुजी वहां भी सेव करते हैं और उसे वेंटिलेटर से बाहर निकालते हैं। तो गुरुजी ने अभी स्क्वीजिंग शुरू करी होती है, जो अभी समझ में नहीं आ रही होती कि गुरुजी एक्चुअली आपको स्क्वीज कर रहे होते हैं। गुरुजी का नाम तो लिया जा रहा होता है प्रॉपर, पर ये नहीं पता होता स्क्वीजिंग हो रही है। जब टाइम आगे निकलता है तो उस मेरी बेबी को लंग इन्फेक्शन हो जाता है और वेंटिलेटर पे फिर चली जाती है। इस बार डॉक्टर भी बहुत सीरियस होते हैं कि लंग इन्फेक्शन हो गया है, सीरियसनेस है, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो वहां एहसास होता है कि हाँ कुछ सीरियस हुई है। जो पहला वेंटिलेटर पे गई होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि प्री मेच्योर बेबीज में एपनिया होता है, वो सांस लेना भूल जाते हैं, इसलिए हमने उन्हें वेंटिलेटर पे डाला। तो मैं खुल के बहुत ओपनली पूछ चुका होता हूँ डॉक्टर से कि डॉक्टर अगर बेबी को कुछ होता है तो आप क्या करोगे बॉडी का? कहते हैं हम आपको रैप करके दे देंगे, फिर आप जानिए, आपका काम जाने। तो वो एक डर अंदर बैठ गया था कि एक तो इतने दिन बाद गुरुजी ने ब्लेस किया और सब ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो एक चीज अब अंदर शुरू हो गई थी। जो एक्चुअल टेस्टिंग का टाइम था, एग्जाम का टाइम गुरुजी ने शुरू कर दिया था। अभी तक तो आपने प्री बोर्ड्स दिए जो बहुत अच्छे गए हैं, अब आपके बोर्ड्स चलने वाले हैं। जब 10th में होता है ना, बोर्ड्स तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जब हम 10th के एक्चुअली हाई स्कूल के एग्जाम देने जा रहे होते तो कितना हम परेशान हो जाते हैं। शुरू हो गया होता है, लंग इन्फेक्शन होता है, तो इस बार डॉक्टर भी सीरियस होते हैं। तो मैं हॉस्पिटल के पटपटगंज मैक्स में बैठा कॉन्फ्रेंस रूम में, उनका जो पेरेंट्स के लिए बनाया गया है, वहाँ बैठे येस या नो की पर्चियाँ काट रहा होता हूँ। तो येस या नो की पर्चियाँ काट रहे हो तो इतनी देर में मेरी वाइफ उस कॉन्फ्रेंस रूम में आती है और कहती क्या कर रहे हो? वो समझ जाती है, क्योंकि जनरली कोई प्रॉब्लम आती थी मेरे को पहले गुरुजी से मिलने से पहले, तो मैं येस या नो की पर्चियाँ काटता था। वो गुरुजी ने बंद करवाई थी, पर उस दिन सडनली गुरुजी ने चला दी थी, क्योंकि मन बहुत अपसेट था। ये भूल गया था कि मालिक बैठे हैं, पर मालिक तो टेस्ट ले रहे हैं। तो जब मालिक आपका टेस्ट लेते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मालिक आपको मालिक बुला देते हैं। उस वक्त आपके सामने गुरुजी आपको कभी याद नहीं आएंगे। आप ये आजमा के देखिएगा, खुद एहसास कीजिएगा इस चीज का। जब आपके पास बहुत बड़ी कोई सीरियस प्रॉब्लम आएगी, तब आप गुरुजी का नाम लेना, गुरुजी का नाम तो लेते हो पर उनका ध्यान करना भूल जाते हो। जो आपका कॉन्टिन्यूस उनकी तरफ ध्यान होना चाहिए ना, वो हट जाता है वहां से। तो वो ध्यान तो हट चुका होता है। वो खींच के मेरे मुंह पे थप्पड़ मारती है। पर इससे पहले जब मैं येस और नो की पर्चियां बना रहा होता हूँ, तो सामने मुझे गुरुजी बैठे हुए नजर आते हैं इसी स्वरूप में जो आप पीछे जाके, और बड़ी नोटी स्माइल दे रहे होते हैं। चोला यहाँ रेड है, वो मुझे नीले चोले में दिखते हैं और बहुत नोटी स्माइल दे रहे होते हैं। वो मैं अपने इल्यूजन में, जैसे कहते हैं ना, आप सोच रहे होते हो। इतनी देर में मेरी वाइफ आती है और मुझे खींच के थप्पड़ मारती है मुंह पे और कहती है क्या कर रहे हो? ये क्या कोई करने का टाइम है? येस नो? फिर शुरू हो गए तुम अपनी हरकतों पे। वो कहती है गुरुजी पे भरोसा नहीं है, जो गुरुजी यहां तक खींच के लाए तुम्हें लगता है आगे छोड़ देंगे? तो एक सांस कहलाती है कि गुरुजी को दर क्यों छोड़ रहे हो? देने वाले तो वो हैं, देने वाले भी वो, लेने वाले भी वो। तो जो वो करेंगे अच्छा करेंगे ना। तुम तो अपना बेस्ट शॉट दो ना। तुम जो घबरा रहे हो, अगर उनको दे के लेना होगा तो ये उनका है, उनका आउटलुक है, और वो आउटलुक कैसे है वो देखेंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारा काम है गुरुजी का सिमरन करना, और तुम्हारा काम है जो डॉक्टर्स कह रहे हैं आपको वो करना। क्योंकि डॉक्टर कहता था आप अपना एफर्ट डालिए, बाकी लॉर्ड इज देयर। सो वो उसने मेरे को चीज समझाई कि तुम अपना काम करो, गुरुजी को अपना काम करने दो। तुम ना बनो कि बचेगी नहीं बचेगी। लाइफ देने वाले गुरुजी है तो लेने वाले भी वही है, तो जो उसके लिए अच्छा होगा वो होगा। वो इतनी स्ट्रांग बन चुकी थी तब तक। टाइम मिलता है, टाइम आगे निकलता है, डॉक्टर मेरी वेंटिलेटर से बाहर आ जाती है। शुक्राना गुरु महाराज का, 13 फरवरी 2020 को वो डिस्चार्ज होती है हॉस्पिटल से विद अ हेल्दी वेट। तो ये सत्संग गुरुजी ने मेरे साथ करवाया, मेरी स्क्वीजिंग करी, पर स्क्वीजिंग अभी खत्म नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, 2020 आ जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, सत्संग बंद हो चुके होते हैं क्योंकि गुरुजी ने बेबी ब्लेस कर दी थी। तो मैं उस पर ज्यादा इन्वॉल्व हो गया होता हूँ। गुरुजी की तरफ रहता है कि गुरुजी का चोला बदलना, सब कुछ बदलना, पर एक जो एक हैबिट पड़ गई थी मंथली सत्संग करने की, वो टूट चुकी होती है। इस दौरान मुझे एक आंटी मिलती है जिनका नाम अन्नू है। वो परेशान थी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, सब कुछ। तो वो एक दिन मुझे कॉल करके बोलती है कि रवि अंकल, मैंने अभी अभी गुरुजी के पास जाना शुरू करा है और थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर पाएंगे? तो मैं उन्हें एक चीज कहता हूँ कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हो तो सिर्फ आप गुरुजी से जुड़िए और किसी चीज से ना जुड़िए। क्या व्हाट्सएप ग्रुप है, कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं,
हैं जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना छोड़ दीजिए। वो समझते हैं, पर वो एक चीज कहते हैं कि 4 फरवरी को मेरे हस्बैंड का बर्थडे, आप क्या मेरे घर में सत्संग कर देंगे? मैंने कहा हाँ, गुरुजी की इच्छा सत्संग हो जाएगा। प्लस वो कहते हैं कि मैंने सुना है गुरुजी के सत्संग में 5-6 हज़ार रुपए लगते हैं। मेरे मुंह से हंसी निकलती है, किसने आपको कह दिया 5-6 हज़ार? कराने वाले गुरुजी सत्संग, अब वो चाहे 5 लगे, 10 लगे, 1 लगे, वो गुरुजी का आउटलुक है, वो मेरा आपका आउटलुक नहीं है। हम वो चीज नहीं कर सकते। कहती ठीक है। सत्संग वो आते हैं हमारे घर में, तब तक उनके हस्बैंड की जॉब नहीं होती है, वो परेशान होते हैं, पर उनको एक एहसास हो चुका होता है, वो गुरुजी को सरेंडर कर चुके होते हैं कि अब तो मालिक हैं, जो करेंगे वही करेंगे। वो इस गद्दी के आगे आके अरदास करते हैं, मत्था टेकते हैं और सत्संग की डेट डिसाइड करते हैं हम लोग बातों बातों में। 11 मार्च 2021 को शिवरात्रि वाले दिन हम सत्संग करेंगे। वो कहते हैं रवि अंकल मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो मैं कहता हूँ घबराने की क्या जरूरत है, बैठे तो गुरुजी हैं, करेंगे गुरुजी। तो हम जो लिस्ट होती है वो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 80% सेवा मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि हाँ ये होगी, बाकी उनको बता दिया जाता है आप ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, हम ये बना लेंगे। वो घर पहुंचती हैं, दूसरे दिन मुझे फोन करती है, कहती है रवि अंकल आपको पता है? मैंने कहा क्या? कहती गुरुजी की जो फूलों की सेवा तो किसी ने ले ली, डिवाइन प्रसाद की सेवा किसी ने ले ली, डिस्पोजल प्रसाद की सेवा किसी ने ले ली, और स्नैक प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद की सेवा मैंने ली होती है। तो कहती है मेरे जिम्मे बचा क्या है, मैं करूं क्या? तो मैंने कहा आपके जिम्मे तो रोटी प्रसाद बचा है और सब्जी प्रसाद बचा है। कहती बस गुरुजी ने मुझे इतना ही देना था। मैंने कहा था ना कि सेवा तो गुरुजी का आप नाम लो, आप उनके साथ चलो, आप एक स्टेप लेते हो वो आपके साथ 100 स्टेप लेते हैं। शिवरात्रि को उनके घर सत्संग होता है, बहुत ब्यूटीफुली सत्संग होता है, बहुत संगत हम सोच रहे होते हैं कि 30-40 आएगी, संगत उनके घर में 70-80 संगत आती है संगत जी। और शिवरात्रि का सत्संग था तो गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं, भोलेनाथ का रूप है, महाशिव हैं वो, तो उनके शिवरात्रि वाले दिन हमें बेर का प्रसाद कैसे नहीं मिलेगा? कोई संगत उनके घर बेल लेके आ जाती है, आधा किलो संगत होती है 60-70, तो एक मन में कशक उठती है कि हर किसी को बेल प्रसाद कैसे मिलेगा। देखते हैं थोड़ी देर में एक संगत और आ रही होती है, वो भी आधा किलो का बेल लाती है, तो मिलजुल के हमारे पास बेल सबको देने के लिए हो जाते हैं। गुरुजी ने वो सत्संग जो करवाया, शायद पहले अपनी लाइफ में मैंने पहला सत्संग देखा था जहां संगत के पास कुछ भी नहीं है, तब भी गुरुजी ने उसका सत्संग ऐसे कराया जैसे अमीरों का सत्संग होता है। किस चीज की कमी गुरुजी ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। प्लस गुरुजी ने इस दौरान उनके हस्बैंड की जॉब लगवा दी, उनकी गाड़ी पटरी पे ले आए वो, और एक एहसास दिलाया कि जो जो मेरे पास आता है मैं हर किसी को ब्लेस करता हूँ। तो एक ये ब्यूटीफुल सत्संग मेरे लिए बन गया कि कैसे गुरुजी आपके वसीले बनाते हैं, कैसे गुरुजी आपको कनेक्ट करते हैं लोगों से, ये सब गुरुजी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, गुरुजी से अपना कनेक्शन करना है, एक अपना 1-to-1 जर्नी बनानी। जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ का 1-on-1 रिलेशनशिप होता है, वैसे ही रिलेशनशिप आपका गुरुजी के साथ होना चाहिए, जस्ट 1-to-1, नो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स विद गुरुजी। आप सिर्फ अगर गुरुजी को मानते हैं तो प्लीज संगत गुरुजी को मानिए, और किसी के साथ कोई ना डिस्कशन कीजिए ना कुछ कीजिए, क्योंकि जो बात अपनी वाइफ से आप शेयर करते हैं वो किसी से नहीं करते होंगे, सिर्फ आप अपनी वाइफ से करते हो। वैसी जो बातें करनी है आपको गुरुजी के साथ कीजिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अच्छी बातें तो हम खैर, बुरी भी कीजिए। अगर आपको किसी से जेलसी होती है, किसी से कोई ईर्ष्या हो रही है, आपको कुछ हो रहा है, आगे गुरुजी को बताइए, गुरुजी सुनते हैं, क्योंकि एक वही रब है जो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा आपकी प्रॉब्लम्स का। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आप मुझसे शेयर करिए, किसी से शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं हम आपको एक सलाह देने लग जाएंगे। किसने कहा था आपको ये करने को? जहाँ आपको बताया आपकी चादर इतनी है, इतनी चादर फैलाओ ना। पर गुरुजी से तो आप डिस्कस करोगे तो आपको सोल्यूशन दे देंगे। आपकी चादर अगर 5 इंच की है वो 10 इंच कर देंगे बढ़ा के, तो करने वाले तो वही है। तो रब से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, किसी के बीच ना चलिए। 11 मार्च का सत्संग होता है, ब्यूटीफुल सत्संग होता है, अप्रैल का महीना आता है, तो वही आंटी को पता होता है मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हूँ किसी चीज से, वो आके समझाते हैं कि तुम क्यों गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम सबको यही बोलते हो कि गुरुजी के साथ कनेक्शन करो, तुम्हारा कनेक्शन कहाँ जा रहा है, तुम क्यों नहीं कनेक्ट करते गुरुजी के साथ, अपना कनेक्शन वो क्यों नहीं लेके आते हो। तो कहती है कि मालिक के सत्संग शुरू करो। तो बैसाखी के बाद मैं मालिक के सत्संग शुरू करता हूँ। सुबह सुखमनी साहब का पाठ और रात को यूट्यूब पे 1 घंटे का सत्संग। मुझे नहीं पता वो सत्संग और सुखमनी साहब का
गुरुजी वो सत्संग क्यों शुरू करवाते हैं वो तो बाद में पता चलता है उनकी प्लानिंग क्या है। 22 तारीख को, इस बीच मेरी मॉम मॉम की तबीयत खराब हो चुकी होती है, इतनी भी तबीयत नहीं खराब होती है कि हम घबरा जाएं। 21-22 को उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो मैं और मेरा ब्रदर जो कि दोनों दिल्ली में थे, हम प्रोग्राम बनाते कि हम 23 तारीख की सुबह जाके मॉम को दिल्ली ले आते हैं, देखते हैं क्या बात है क्या नहीं है। 22 रात को मैं सत्संग कर रहा होता हूँ, मम्मी की बहुत फिक्र कर रहा होता हूँ, और रात के 10 बजे सत्संग खत्म होता है, रात के 10 बजे, 1 घंटे का, 9 से 10। मैं ऐसे अपनी मॉम को उठाता हूँ वर्चुअली और गुरुजी इसी गद्दी के आगे गुरुजी के चरणों में रखता हूँ और कहता हूँ गुरुजी जो सही हो मेरी मॉम के लिए करिए, उनका कष्ट काटिए। वो सत्संग 10 दिन से शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि ये शायद सत्संग को गुरुजी 40 दिन तक कराएंगे, मन में तो ये सोचा होता हूँ। सुबह 6:30 बजे मेरे को कॉल आ जाती है कि मॉम इज नो मोर। तो वो 10 दिन का सत्संग जो गुरुजी ने कराया वो एक्चुअली मेरी मॉम की को क्लीन कर रहे थे, उनके कष्टों को क्लीन कर रहे थे। और सुबह पीसफुल जर्नी दी उनकी सेपरेशन की। वो रात को सोते सोते चली गई, भगवान गुरुजी के चरणों में लीन हो गई, रब के चरणों में लीन हो गई। और वो एक सेपरेशन जो था वो गुरुजी ने बहुत कंफर्ट से करवाया। कोई गुरुजी ने उसमें कष्ट तो था, वो पेन था मॉम से सेपरेट होने का कि आपके लव वन चले गए, पर वो एक साथ में कंफर्ट जोन भी दे रहे थे जो आपको एक मेंटली आपको एक अंदर से स्ट्रांग बना रहे थे। तो इट वॉज ए ब्यूटिफुल जर्नी जो मेरी गुरुजी ने अपनी मॉम के साथ, वो 6 महीने मेरे पास रह के गई थी। तो जो दिल्ली 2004 में मैंने छोड़ दिया था और जो सालों मम्मी के साथ नहीं था मैं, वो उन्होंने 6 महीने में मेरे पूरे करे। उनके हाथ के नाश्ते खिलाने, उनके हाथ से दूध पिलवाना, सब कुछ, मतलब वो ब्यूटीफुल जर्नी थी मेरी मॉम के साथ जो उन्होंने गुरुजी ने 6 महीने में करवाई और उनको पीसफुली अपने चरणों में ले लिया। इससे ज़्यादा मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकता था, क्योंकि अगर मेरी मॉम किसी पेन, किसी बीमारी से जाती, बहुत टफुल जर्नी रही होती, और ऐसे वो पीसफुल चली गई। गुरुजी ने 10 दिन में मेरे से सत्संग करवा के उनके कष्ट, उनको क्लीन करवाया, उनके कष्ट काटे और उनको अपने साथ अपने चरणों में लीन किया। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले मेरी बेटी 1.5 साल की हो चुकी होती है। तो इसी रूम में गुरुजी के वो घुस जाती है रात में दरवाज़ा देख के। मैं अपने बेडरूम में बैठा होता हूँ, वाइफ मेरी किचन में होती है, तो हमें कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तो हम बेडरूम से चेक करते हैं, वो ना होती, तो हम समझ गए होते हैं कि वो गुरुजी के रूम में होगी। और वो गुरुजी का डिवाइन बॉल जो होता है जिसमें उनका डिवाइन प्रसादियाँ मैं बगल में गुरुजी के पास रखता हूँ, वो तोड़ देती है उस बॉल को। और बच्चे को नहीं पता होता कि जब कांच टूटता है तो आपको उससे दूर होना जाना चाहिए। वो बीचों बीच कांच के खड़ी होती है उसको, और मुझे देखते ही मैं उसे उठाता हूँ, उसे थोड़ा किनारे खड़ा करता हूँ। इतनी देर में वो बाहर भाग जाती है। मैं अपनी आंटी को चिल्लाते हुए इसी रूम से आवाज़ देता हूँ कि उसको चेक करो, उसको कोई खरोच तो नहीं आई है। वो चेक करती, कहती नहीं रवि, इसको कोई खरोच नहीं आई है। तब तक रियलाइज नहीं होता है गुरुजी ने क्या किया होता है। मैं झाड़ू लेके आता हूँ बाहर जाके, कूड़ा उठाने वाला जब कांच उठा रहा होता है तो मुझे मोगरों की बहुत सुंदर, बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है, और मुझे एहसास कराते हैं गुरुजी कि आज भी मैंने तेरी बेटी की रक्षा करी है, तेरे घर विराजमान हूँ। ये जो सोचता है कि मॉम चले गए, डैड चले गए तो अनाथ हो गया, अगर वो तो इंसानी रूप में थे, उनको जाना ही था, पर मैं तो तेरे साथ हमेशा हूँ और विराजमान हूँ इस गद्दी पे। एक उन्होंने एहसास दिलाया कि हाँ मैं हूं तेरे लिए, तेरे साथ हूं, तेरा कल्याण कर रहा हूं। तो संगत जी, ये जर्नी रही मेरी गुरुजी के साथ पूरी, जो गुरुजी ने अपने हाथ पकड़ के करवाई। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आप मन में सोचते हो गुरुजी पूरा करते हैं, पर वो टाइमिंग उनकी होती है, चीज़ें उनकी होती है, तो हमें गुरुजी के साथ पेशेंट होना होता है। जैसे हम कभी अपने माँ बाप से कुछ वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते थे कि हमें मोबाइल ले दो, जब हम मोबाइल नहीं चाहिए होता है, या कुछ बोलते थे कि हमें नई ड्रेस दे दो, तो माँ बाप कहते थे हमसे कि वेट करो, इस टाइम आएगा तो हम ले देंगे। तो हम एक सब्र करते थे कि हाँ मम्मी डैडी ने बोल दिया तो करेंगे। वैसे हमारे गुरुजी महाराज हैं, कहिए आप इनसे सब कुछ देंगे या आपको सब कुछ, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, देते ये सब कुछ है, पर सब्र करना पड़ता है। जैसे बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस होता है, वैसे ही गुरुजी महाराज के पास हमारे बुरे और अच्छे कर्मों का हिसाब किताब होता है। जैसे जैसे वो हमारे कर्म साफ करते जाते हैं, हमें चीज़ें बख्शे जाते हैं। पर हम तो इंसानी रूप में हैं, नौटीपन कैसे नहीं करेंगे, कैसे नहीं हम कीचड़ में दोबारा घुसेंगे। आज भी बच्चों को मना करो कीचड़ में ना जाओ, फिर भी वो घुस जाते हैं। वैसे ही हम हैं, कर्म तो हम करते रहेंगे, चुगली निंदा हम छोड़ नहीं सकते, जो कि हमारा फेवरेट पास टाइम है।
दो फ्रेंड्स मिल जाए, दो औरतें मिल जाए, मैं चुगली निंदा तो करते हैं, पर गुरुजी कहते थे नहीं करनी चाहिए। प्लीज जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए इन चीजों को, गुरुजी के कहने पे चलिए। मैं ये नहीं कहता बहुत स्ट्रिक्ट हो जाइए आप उनके साथ कि जो उन्होंने कहा वही फॉलो करना है, पर अनजाने में हुई गलतियां गुरुजी एक बार फिर माफ कर देंगे, पर जानबूझ के कही किसी का दिल नहीं दुखाइए, किसी के लिए ऊंचा ना बोलिए, किसी से कुछ ना कहिए, सिर्फ अपनी जर्नी गुरुजी के साथ कंटिन्यू कीजिए। स्क्वीजिंग होगी आपकी, शुगर के नींबू की तरह वो निचोड़ेंगे क्योंकि उनको रस पीना बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज जब वो निचोड़ते हैं उस पर भी वो हमारा भला करते हैं, हमारे कौन से कर्म काट रहे होते हैं हमें नहीं पता। तो प्लीज हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी, ब्लिसफुल जर्नी विद गुरुजी, बिकॉज ही इज द वन। एक यही रब है जो आपसे कुछ नहीं मांगता। आप मंदिर में जाइए, जब तक आप दांत पात में पैसे नहीं डालेंगे तो आपको चन्नामत और प्रसाद नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ नहीं बोला, उल्टा तो यहाँ गुरुजी आपको खिलाते हैं। मंदिर पहुंचे तो जल प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, स्नैक्स प्रसाद मिलता है, फिर उनके स्वरूप, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ऐसा रब मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा आपको, जो आपको कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ आपसे लव, अफेक्शन और ट्रस्ट मांगता है। ये तीनों चीजें तो हम इंसानी रूप में अपनी फैमिली मेंबर्स को भी देते हैं, तो रब को क्यों नहीं दे सकते। रब से रब मांगिए, अपनी प्रॉब्लम्स ना मांगिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना मांगिए, रब से रब मांगिए। क्योंकि जिस दिन आपने रब से रब मांग लिया और रब ने आपको दे दिया, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यही मेरी जर्नी है। शुक्राना आपका जो जुड़े रहे इस वक्त, क्योंकि गुरुजी आपका भी कल्याण करें, मेरा भी कल्याण करें। वो कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का कल्याण है तो सुनने वाले का भी कल्याण है। तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, भूल चुक माफ। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी।